स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और हम सब इससे काफी ज्यादा फेमिलियर हैं। तो मैं बात कर रही हूँ दिल्ली शहर में फैले हुए कंजक्टिवाइटिस और डेंगू के बारे में। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आज मैं आपको काफी डिटेल में समझाने वाली हूँ कि ये बीमारी फैल क्यों रही है और इससे कैसे बचाव किया जाए बिना घबराए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं बात करूंगी कंजक्टिवाइटिस के बारे में। कंजक्टिवाइटिस क्या है, इसको लेमन लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं आंख आना, यानी कि आंखों का लाल होना। आयुर्वेद में कंजक्टिवाइटिस यानी कि लाल आंखें आना, इसको अभिषंध से कंपैरिजन किया गया है। अब ये बीमारी इतनी तेजी से फैल क्यों रही है? ये एक वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो एक दूसरे के संपर्क में आने से, एक दूसरे की चीजों का इस्तेमाल करने से, पास बैठने से भी ये बीमारी फैल जाती है, क्योंकि इसका जो वायरस है वो हवा में घूम रहा होता है। यानी कि हवा के माध्यम से और इस्तेमाल की गई चीजों के माध्यम से भी ये बीमारी बड़ी ही आसानी से और बहुत ही तेजी से फैल जाती है। मतलब अगर कहा जाए कि मैं अगर इन्फेक्टेड हूँ तो मेरी संपर्क में शायद आधे घंटे में आने वाला इंसान भी एक रात में इस बीमारी से पीड़ित हो सकता है, इस बीमारी के चपेट में आ सकता है। तो मैं बारी बारी कुछ इसके सिम्टम के बारे में बताऊंगी कि अगर आप इस सिम्टम से पीड़ित हैं, आपको ये सिम्टम आ रहे हैं, तो आपको अपने आसपास ध्यान देने की जरूरत है। साफ सफाई तो रखने की जरूरत ही है, साथ साथ में दूसरों के संपर्क में ना आए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका सिम्टम कुछ इस प्रकार होता है कि आंखें पहले तो लाल हो जाती हैं, आंखों में थोड़ी सी चुभने जैसी समस्या होती है, चुभने जैसी पीड़ा होती है, आंखें चिपकने लगती हैं। एक रात में यह बीमारी फैल जाती है और जब हम सुबह सो के उठते हैं तो आंखों में श्लेष्मा आ जाती है, आंखें हमारी चिपक जाती हैं, जलन भी होता है, रोशनी में जाने से काफ़ी समस्या होती है। मतलब डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जा सकते, तेज रोशनी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। इससे बचने के कुछ सरल उपाय हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना चाहिए कि हमारी वजह से दूसरों को इन्फेक्शन ना हो, साथ में हमारी बीमारी भी काफ़ी तेजी से ना फैले। सबसे ज़्यादा आसानी से फैलने वाला इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस्तेमाल की गई चीज़ों को भी हमें दूसरों को नहीं देना चाहिए। अपने द्वारा इस्तेमाल किया हुआ तौलिया हो गया, सन ग्लासेस जो होते हैं वो हम अपना किसी को ना दें। सबसे ज़्यादा आसानी से सेलफोन के संपर्क में आने से ही फैलता है कि हमने अपनी आंखों में खुजली की, हमने सेलफोन का इस्तेमाल किया बिना हैंड वॉश किए, हमारे सामने बैठा हुआ इंसान भी वो सेलफोन को यूज़ करता है और अगर वो उसने गलती से अपनी आंखों में हाथ लगा लिया तो ये चीज़ें बड़ी आसानी से फैल सकती हैं। इस्तेमाल की गई चीज़ों से तो दूर छोड़िए, हवा के संपर्क में आने से, यानी कि अगर हम कूलर और पंखे के नीचे बैठे हैं तो हवा के संपर्क में आने से भी ये बीमारी फैल जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान देना है इन चीज़ों का। अब मैं बात करूंगी कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में, कुछ घरेलू उपाय के बारे में कि कैसे किन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम पहले तो इस कंजक्टिवाइटिस से यानी कि लाल आंखों से छुटकारा पा सकते हैं। साथ में मैंने बचने की तरकीब आपको बता दी कि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक दूसरे की चीज़ों को इस्तेमाल करने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से, हवा के माध्यम से ये बीमारी बड़ी ही आसानी से फैल जाती है। अगर आपको पता चल गया है कि हाँ ये सारे लक्षण मेरे में मौजूद हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तो पहले दिन से अगर आप इन घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप जो लाल आंखों से पीड़ित हो रहे हैं वो आप उससे निजात पाएंगे। साथ ही दूसरों के संपर्क में आने से दूसरों को भी ये बीमारी ना फैले, इससे भी बचाव रखेंगे। सबसे पहली रेमेडी ये है कि हम अपनी आंखों को साफ पानी से धोएं, सलाइन वाटर से वॉश करें, या तो आप उसके लिए नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घर में भी आसानी से आप सलाइन वाटर बना सकते हैं। सलाइन वाटर से वॉश करने से आंखों की सफाई काफ़ी आसानी से हो जाती है इससे। दूसरा है कि आप गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आंखों को धोने के लिए। तीसरी रेमेडी ये है कि अपनी आंखों को ढक कर रखें। जितना ज़्यादा आपकी आंखें खुली रहेंगी और हवा के संपर्क में आएंगी उतना ही ज़्यादा आपको भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, साथ ही आपके माध्यम से दूसरों को भी ये बीमारी फैलने के चांसेस रहेंगे। तो कोई भी काला चश्मा लगा के रखें और साथ ही साथ आप अपनी आंखों को गीला भी रख सकते हैं। उसके लिए क्या करना है कि कॉटन के जो पोहे हैं उसको गुलाब जल में या फिर सलाइन वाटर में भिगो के और अपनी दोनों आंखों पे रखें। इससे आपकी आंखें ठंडी भी रहेंगी, क्योंकि जो आपको जलन और इचिंग की समस्या हो रही है उसमें भी राहत मिलेगी। उसके साथ साथ आपकी आंखें साफ भी होंगी, जो चिपचिपापन हो जाता है
उससे भी आपको आराम मिलेगा। साथ ही दो बड़ी आसानी से मिलने वाली चीजें हैं। पहला है नीम, जो हमारे आसपास बड़ी आसानी से मिल जाता है। करना क्या है, इसको दो तरीकों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो नीम के पत्तों का आप काढ़ा बना के उससे अपनी आंखों को धुल सकते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है। दूसरा है नीम के पत्तों का पेस्ट बना के उसको अपनी आंखों पे रख सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है, नीम के पत्ते लीजिए, उसको वॉश कीजिए अच्छे से उसको मिक्सर में पीस के उसका पेस्ट बना लीजिए। नीम के पत्ते का जो पेस्ट है उसको कॉटन पे रख के एक गद्दीदार नुमा एक स्पॉन्ज जैसा बना लें और उसको अपनी आंखों पे रख के थोड़ी देर आप आराम कर सकते हैं। इससे भी आपकी आंखें साफ होंगी। साथ ही ये एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल है। तो जो आपकी आंखें लाल हो गई हैं, इचिंग की प्रॉब्लम है या फिर बहुत ज़्यादा आपको जलन हो रही है, तो इससे उसमें आपको समाधान मिलेगा। बकरी का दूध जो होता है ये भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल माना गया है। तो बकरी का दूध अगर आपको कहीं मिलता है तो उससे भी आप अपनी आंखों को कॉटन से साफ कर सकते हैं। ये भी आपकी आंखों को इन्फेक्शन से बचाएगा। अब हम बात करेंगे कि पंचकर्म में इसकी क्या चिकित्सा कही गई है। पंचकर्म में अक्षी तर्पण से इसका इलाज संभव है। अगर आपकी कंजक्टिवाइटिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और घरेलू नुस्खों से भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आप अपने आसपास अपने नियर अबाउट कोई भी पंचकर्मा सेंटर जाके अक्षी तर्पण करा सकते हैं। इससे काफ़ी बड़ी बड़ी आंखों की समस्याओं का समाधान होता है, तो आपको कंजक्टिवाइटिस में आराम मिलेगा। अक्षी तर्पण होता क्या है, जो मेडिकेटेड ऑयल होती है उसको आंखों में एक आटे का गोला बनाया जाता है और आटे का गोला बना के आंखों में तेल भरने की एक प्रक्रिया होती है, उसको अक्षी तर्पण कहते हैं। वो मेडिकेटेड ऑयल के थ्रू होता है जिससे आंखों की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। अभिष्यंत में भी अक्षी तर्पण का काफ़ी अच्छा रोल। कंजक्टिवाइटिस के साथ साथ डेंगू भी एक ऐसी बीमारी है जो दिल्ली में काफ़ी तेजी से फैल रही है। डेंगू के बारे में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पता होती है कि इस बीमारी में प्लेटलेट्स काउंट जो है बड़ी तेजी से कम होने लग जाता है, जो सबसे बड़ा खतरा होता है। ये डेंगू बीमारी फैलती कैसे है? एडीज नाम की मादा मच्छर के काटने के कारण ये डेंगू बीमारी फैलती है। अब ये डेंगू के जो मच्छर होते हैं ये पनपते कहाँ हैं? डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो आसपास कहीं भी अगर जल जमाव हो रखा है, जैसे कि बारिश के मौसम में ही डेंगू और मलेरिया फैलते हैं क्योंकि बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। साथ ही घरों में जो हम कूलर इस्तेमाल करते हैं जिसमें पानी जमा होने के कारण उसमें भी ये मच्छर काफ़ी आसानी से पनप जाते हैं। और हमारे घरों में जो गमले होते हैं उसमें भी पानी जमा होने के कारण ये मच्छर बड़ी आसानी से पनप सकते हैं। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है क्या ध्यान रखनी है कि हमें आसपास कोई भी जल जमाव नहीं होने देना है क्योंकि ये मच्छर इसमें ही बड़ी आसानी से पनपते हैं। अब हम बात करेंगे कि डेंगू बीमारी होने के क्या लक्षण होते हैं जो सबसे पहले हमारे शरीर में देखे जाते हैं। लक्षणों के ऊपर बात करने से पहले मैं एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी और देना चाहूँगी कि बच्चों में इस बीमारी के फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि बच्चों को बाहर जाके खेलने से रोक पाना थोड़ा असंभव हो जाता है और ये जो मच्छर है ये दिन के समय ही काटता है, तो बच्चों को विशेष तौर से इससे बचा के रखना है हमें। इस बीमारी के लक्षण क्या क्या होते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बीमारी के लक्षण एक दिन में दिखते भी नहीं हैं। अगर आपको मच्छर ने काटा है तो 4-5 दिन बीतने के बाद इस बीमारी के लक्षण दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले तो बुखार आना। किसी भी बीमारी में सबसे पहला लक्षण होता है बुखार आना, सर दर्द का होना। लेकिन डेंगू को हम कैसे बाकी बीमारियों से अलग रख सकते हैं? डेंगू में जो बॉडी पेन होता है यानी कि जो बदन दर्द होता है वो एक एक छोटी छोटी हड्डियों के पर्व में भी ये दर्द हम महसूस कर सकते हैं। मांसपेशियों में भी दर्द होती है। साथ ही ये बुखार जो होता है वो नॉर्मल नहीं होता है, काफ़ी चिलचिलाती ठंड भी हमें लग रही होती है और तपता बुखार भी हो रहा होता है। बदन दर्द, बुखार, सर दर्द, इसके अलावा स्वाद का पता ना चलना, खाने की इच्छा ना होना, भूख ना लगना, चक्कर आना, ये भी काफ़ी आम लक्षण होते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही ये बात बोली कि इस बीमारी के बारे में जो सबसे पहली चीज़ हम जानते हैं वो ये है कि डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट कम होने लग जाते हैं। तो
हम सभी को तो ये पता है कि सिर्फ डेंगू में ही प्लेटलेट्स काउंट कम होने लग जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी हो गई या कोविड जैसी, मलेरिया जैसी बीमारी हो गई, इसमें भी प्लेटलेट्स काउंट कम होने लग जाते हैं। पर सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स काउंट डेंगू में ही क्यों घटने लग जाते हैं? क्योंकि डेंगू का जो वायरस है वो सबसे ज़्यादा अगर असर करता है तो वो है हमारी बोन मैरो पे, यानी कि हमारी हड्डियों की मज्जा पे। ये वहाँ जाके असर करता है और बोन मैरो जो बनाने की प्रक्रिया है उसको ही कम कर देता है, जिसकी वजह से बोन मैरो का प्रोडक्शन नहीं होता है और हमारी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पे भी फर्क पड़ता है। इसीलिए जो प्लेटलेट्स काउंट होता है वो ज़्यादा तेजी से कम होने लग जाते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स बनाने का जो स्रोत है हमारी बोन मैरो, ये वायरस उस पर ही जाके असर करता है। तो ये हो गया कि डेंगू फैलता कैसे है, डेंगू में किस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए, साथ ही क्या सिम्टम होते हैं और ये प्लेटलेट्स काउंट क्यों कम होने लग जाता है। पर इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि इलाज क्या है इसका। वैसे तो प्लेटलेट्स काउंट जो होता है 3 से 4 लाख तक होता है, पर अगर आपका प्लेटलेट्स काउंट 1 से 1.5 लाख तक है तो भी वो नॉर्मल है। कि डेंगू में 25 से 30 हजार तक भी एक दिन में प्लेटलेट्स काउंट गिरने लग जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा समस्या का कारण बन जाता है। प्लेटलेट्स काउंट जब 20 हजार से नीचे आने लग जाता है तब बहुत ही ज़्यादा हमें चिंता करने की आवश्यकता होती है और ऐसे समय में कोई भी मेडिसिन या कोई भी उपाय काम नहीं आता। सबसे पहले हमें प्लेटलेट्स ही चढ़ाना पड़ जाता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी कम होने के कारण ब्लड भी हमें चढ़ाना पड़ता है। डेंगू में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है हमें कि प्रॉपर रूटीन में ब्लड इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें रोज़ हमें ये पता चल सके कि हमारा प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से तो नहीं गिर रहा है। अब प्लेटलेट्स बढ़ाने की क्या प्रक्रिया होती है, क्या ऐसे उपाय होते हैं जिससे प्लेटलेट्स काउंट बड़ी तेजी से बढ़ता है। नॉर्मली जो डेंगू के लक्षण होते हैं, जो डेंगू बीमारी होती है, वो 5 से 7 दिन तक रहती ही है और यदि 5 से 7 दिन लगातार प्लेटलेट्स काउंट गिरने लग गया तो ये काफ़ी चिंता का विषय हो जाता है। ऐसी सीवियर कंडीशन तक पहुंचाने से पहले यदि हमें पता चल जाए कि हमारा प्लेटलेट्स 1 लाख से 80 हजार तक आ चुका है, तो ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही कारगर साबित होंगे डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के लिए। तो एलोपैथिक में भी पपाया एक्सट्रैक्ट नाम से मेडिसिन दी जाती है जो प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने का काम करता है, ऐसा वो क्लेम करते हैं। पर पपाया एक्सट्रैक्ट लेने की जगह अगर हम डायरेक्ट पपीते के पत्ते का जूस लें तो ये बहुत ही तेज़ी से प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने का काम करेगा। तो सबसे पहला जो है वो है पपीते के पत्ते का रस। हम सभी को पता है कि पपीते के पत्ते का रस काफ़ी तेज़ी से डेंगू में प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करता है। तो डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के साथ साथ शरीर में पानी की कमी भी आने नहीं देनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है कि अपने आहार को आप जितना ज़्यादा लिक्विडी रखेंगे, जितना ज़्यादा तरल रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो इसके लिए आप ORS के घोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2-3 बार नारियल का पानी ले सकते हैं, जूस का सेवन कर सकते हैं, मांड का सेवन कर सकते हैं, दाल के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि पानी की कमी भी नहीं होने पाएगी और आपके शरीर को ऊर्जा भी मिलती रहेगी। अनार का जूस है, एलोवेरा जूस है और गिलोय का जो जूस है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एलोवेरा जो है वो हमारे शरीर में तरलता बना के रखेगा, गिलोय जो है वो हमारे इम्यूनिटी पे बहुत अच्छा काम करता है। तो इन चीज़ों को यदि आप लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से घर में ही बैठे बैठे अपना प्लेटलेट्स काउंट बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको एक रूटीन बताती हूँ जिसको आप फॉलो कीजिए। 3 से 4 दिन अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका प्लेटलेट्स काउंट आप देखेंगे कि बड़ी ही तेजी से बढ़ जाएगा। तो सुबह की शुरुआत हम करेंगे एक ORS के घोल के साथ। उसके 1 घंटे बाद आप चाहें तो कोई भी जूस ले सकते हैं या नारियल का पानी ले सकते हैं। नाश्ते में आप खिचड़ी दलिया का ही सेवन करें, कोई भी गरिष्ठ भोजन या बाहर की तली भुनी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। दोपहर में भी आप दाल या चावल का सेवन कर सकते हैं या फुल्कों के साथ सब्जी का भी सेवन कर सकते हैं। हर 1-2 घंटे के अंतराल पे आपको जूस या नारियल पानी का सेवन करना है और दिन में 2 बार पपीते का जूस भी आपको पीना है। चाय की जगह सुबह शाम आप गिलोय का काढ़ा लें, वो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने का काम करेगा। इसके साथ ही आप अनार, गिलोय, चुकंदर मिक्स करके एक जूस बना सकते हैं जिसका आप सुबह शाम सेवन कर सकते हैं।
जो ब्लड की कमी भी नहीं होने देगा, आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा, साथ ही आपके शरीर में पानी की कमी भी नहीं होने देगा। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियां आपको देती रहूंगी। साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखने, अपने परिवार का ध्यान रखें। हमेशा स्वस्थ खाएं, हेल्दी रहें, योग करें, प्राणायाम करें, खुश रहें। धन्यवाद।